जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 49। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 18 कंप्लीट किया था। उसमें एक्सपर्ट से रिलेटेड कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गए थे, हमारे असाइनमेंट दी थी आपको और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में एक तो डिस्कशन होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की और ये होगा रिलेटेड टू एक्सपर्ट। फिर इसके बाद हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे दोबारा से। स्टार्ट से मुराद ये नहीं कि जो पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ेंगे, इससे मुराद यह है कि चैप्टर 4 के कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे जो जरूरी थे, क्योंकि उनके बगैर हम चैप्टर 14 से ऑनवर्ड कवर ना कर पाते। तो चैप्टर 4 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, शायद वो छोटे सा पॉइंट था, उसमें लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में डिफरेंस क्या है, वो इतना अहम पॉइंट नहीं है फिलहाल। और इसके बाद फिर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में से जो टाइप ऑफ ओपिनियन था वो पढ़ लिया था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पूरा पढ़ लिया था हमने। आपको फॉर्मेट रिपोर्ट का फॉर्मेट शेयर नहीं करवाया था, पढ़ाया भी था। वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 वही था। नहीं, मैं बता देता तो आपने याद कर लेता, तो मैंने बताया था तो आपने याद कर लेना था। अच्छा, रिपोर्ट का फॉर्मेट ज़बानी याद तो करना ही नहीं हमने। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपको एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं और किस एलिमेंट में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है ये पता होना चाहिए। अल्फाज को याद करने के लिए मैंने हरगिज नहीं कहा था, ठीक है जी। उसमें टाइप ऑफ ओपिनियन हमने पढ़ लिए थे कि किस सिचुएशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में सिर्फ एक चीज हमने पढ़ी थी, टाइप ऑफ ओपिनियन। यानी इन शॉर्ट अभी तक हमने चैप्टर 4 में एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट पढ़े हैं कि रिपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और फिर उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट ओपिनियन, इसके बारे में स्टडी किया है कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है। इससे एग्री करते हैं? चलिए इससे आगे हम लेके चलेंगे कहानी को। आज के लेक्चर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 डिटेल। और आज का लेक्चर आपके मोस्ट कंसेप्चुअल लेक्चर में से एक लेक्चर है। आज के लेक्चर में ये जो रिपोर्ट वाला पोर्शन होगा, इसमें बहुत से कंसेप्ट्स हैं, ध्यान से सुनने हैं, फुल अटेंटिव होके। आज इस हिस्से में से आपने अगर कोई कंसेप्ट स्किप कर दिया ना, तो फिर केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हुए उतनी ही आपको मुश्किल आएगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 18 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले आइडेंटिफाई 4 एग्जांपल ऑफ सिचुएशन व्हिच में रिक्वायर द एंगेजमेंट ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। 4 सिचुएशन बताइए जिनमें एक्सपर्ट को एंगेज करना जरूरी हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लीगल ओपिनियंस, आईटी एक्सपर्ट इफ आईटी सिस्टम इज यूज्ड बाय क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एज द मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ मसूम लिमिटेड यू वांट द मैनेजमेंट टू अपॉइंट एक्सपर्ट टू असिस्ट यू ऑन सर्टेन मैटर्स। आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करे। क्या हम मैनेजमेंट का अपॉइंट किया हुआ एक्सपर्ट इसका वर्क भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल वर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपना इंडिपेंडेंट, अपना अलहदा से एक्सपर्ट भी यूज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सेम है, यानी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी हम यूज उस वक्त करेंगे जब उसमें कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी होगी, और फील्ड की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क भी इवैल्यूएट करना है। यानी अगर इसका मतलब ये हुआ अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट एम्प्लॉय है ना, फिर उसके वर्क को हमने यूज नहीं करना। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल सोर्सेज से किसी एक्सपर्ट को एंगेज किया है, तो चाहे वो एंगेज मैनेजमेंट ने किया है, हम उसके वर्क को यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिमिलर है, चाहे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हम उसका वर्क यूज कर रहे हो या चाहे आईटी एक्सपर्ट का वर्क यूज कर रहे हो, रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है। इसीलिए इसी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए, चूंकि जो एम्प्लॉय होगा अगर मैनेजमेंट का वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए उसके वर्क को हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने आउटसाइड द एंटिटी आउटसोर्स किया हुआ और मार्केट से किसी एक्सपर्ट से काम करवाया हो, तो उसके वर्क को हम यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिमिलर होंगे हमारे, तो यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क भी यूज कर सकते हैं। कैन एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस वेयर आइटर में यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट एंड द आइटर्स रिस्पांसिबिलिटीज इन दिस रिगार्ड। ये सिचुएशन जिनमें सर्कमस्टेंसेस जिनमें एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आप बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में आप मुझे जो चीज बताई, आइटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन दिस रिगार्ड, आइटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया जाता है। एक नंबर स्टेप नंबर 1, इवैल्यूएट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। दूसरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट वाली बात यहां पे नहीं आएगी। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट पॉइंट कर रही है। एग्रीमेंट हुआ जरूर होगा और उसमें शायद तकरीबन वही चीजें एग्री हुई होंगी जो हमारे साथ एग्री होनी थी, लेकिन वो हमने, ऑडिटर ने नहीं एग्रीमेंट करना। वो किसने करना है? क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट होता है ना, तो मैनेजमेंट पॉइंट कर रही है तो वो एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट वाली हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी।
ठीक है जी ना, हम मैनेजमेंट से वो एग्रीमेंट लेके रीड जरूर करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट हमने नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपर्ट मैनेजमेंट की तरफ से अपॉइंट हो रहा है। और नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, यानी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो हैं, एक्सपर्ट को एवेल्युएट करना है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क को एवेल्युएट करना है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें डिटेल, अब चूंकि मार्क्स अगर ज्यादा हैं तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे इवैल्यूएट करनी है ये बता देंगे, ठीक है। और एडिक्वेसी ऑफ वर्क के पॉइंट्स भी बता देंगे, कुछ एक दो पॉइंट्स बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ISA 620, ये समटाइम स्टैंडर्ड के रेफरेंस यूज होते हैं, याद रखिए ये हमारे लिए लाजमी नहीं है इनको याद करना। ये जिस तरह लॉ का पेपर हो, अगर लॉ के सब्जेक्ट उसमें कुछ सेक्शन रेफरेंस होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने देखा होगा वो सेक्शन रेफरेंस यूज नहीं करता, रिक्वायर नहीं करता कि स्टूडेंट सोल्यूशन में वो जो लॉ के रेफरेंस है उनको भी इंक्लूड करे। उसी तरह ऑडिट में भी और अकाउंटिंग में भी जो स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस होते हैं नाम, वो इंक्लूड करना लाजमी नहीं होता। ISA 620 हमें नहीं पता कौन सा स्टैंडर्ड है, आगे वो नाम उसका बता रहा है। यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट, कह रहा है एक स्टैंडर्ड है कंटेन्स गाइडेंस वेयर द ऑडिटर यूजेस द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट टू प्रोवाइड नॉलेज रेलेवेंट टू ऑडिट व्हिच द ऑडिट फर्म इटसेल्फ डज नॉट पोजेस। बात समझ आ रही है? ISA 620 ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि डील करता है सिचुएशन को जब किसी एक्सपर्ट को एंगेज किया जाता है कोई ऐसा नॉलेज एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए, यूज करने के लिए जो कि ऑडिट टीम के पास नहीं है, लेकिन ऑडिट करने के लिए वो जरूरी है। Before the firm can rely on the work of the expert, ISA 620 requires the firm to assess that work. वर्क पे रिलाय करने से पहले उस वर्क को असेस करना जरूरी है। स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये अहम चीज उसने बताई, रूल बताया कि एक्सपर्ट के वर्क पे रिलाय करने से पहले उसको असेस करना जरूरी। हालांकि एक्सपर्ट को भी असेस करना जरूरी है, लेकिन यहां पे शायद वो एक्सपर्ट की तरफ बात नहीं लेके जाना चाह रहा है, इसलिए उसने फोकस किया है वर्क के ऊपर। Required, set out 4 examples of financial statements area where the audit firm might be likely to rely upon the work of an expert employed by the audit firm. हाँ, ये वही 4 एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं। Second, set out the main procedure an audit firm should apply before relying on the work of such an expert. जी, प्रोसीजर जो के फर्म को अप्लाई करने चाहिए बिफोर रिलाइंग ऑन एक्सपर्ट के वर्क पे रिलाई करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर। अच्छा, अब इसमें देखिए एडिक्वेसी ऑफ वर्क, सिर्फ फैक्टर्स लिखेंगे, सिर्फ प्रोसीजर या दोनों? हाँ, ये मैंने आपको बताया हुआ कि नॉर्मली ये दोनों एक ही कंसेप्ट समझे जाते हैं, फैक्टर्स और प्रोसीजर। फैक्टर्स में तो हमें पता है ना हमने क्या सोर्स डाटा को वैल्यूएट करते हैं, अजम्पशंस और मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन्स, कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस, इसको वैल्यूएट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रोसीजर भी हम लिखते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस। इसमें री परफॉर्मेंस का जो प्रोसीजर है वो लाजमी परफॉर्म करना होता है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए, यानी एक्सपर्ट के वर्क पे रिलाई करने से पहले जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उसमें सिर्फ फैक्टर्स लिखेंगे, इवैल्यूएट करने हैं जो एक्सपर्ट के काम के ऊपर, या वो प्रोसीजर जो कि उन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्म करने हैं वो भी लिखेंगे? दोनों लिखेंगे। दोनों को आप एक ही कंसेप्ट समझिए, दोनों को अलग-अलग ना समझिए। अगर कभी फैक्टर्स वैल्यूएट करने को कहे फिर भी आपने दोनों चीजें लिखनी है, और अगर प्रोसीजर्स बोले तो फिर भी आपने दोनों चीजें लिखनी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली स्टूडेंट प्रोसीजर को अलग कर देते हैं। एक मिनट, अच्छा, सॉरी, वो इंटरनल आर्ट वाले थे। हाँ ठीक है, इंटरनल आर्ट वाले। एक्सपर्ट वाले में उसने प्रोसीजर नहीं लिखे हुए, तो जो फैक्टर्स हैं हम वही लिखेंगे, इसमें फैक्टर्स पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इंटरनल आर्ट का अगर क्वेश्चन हो उस पर वर्क के रिलाई करने से पहले, तो वो जहन में रखिएगा, वो आपने इकट्ठे साथ मिलाने हैं, ठीक है। वो इसमें तो हम उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करने के लिए सोर्स डाटा, अजम्पशंस और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, इनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। क्लियर है जी? लास्ट क्वेश्चन है, उसमें रिस्पांसिबिलिटी में ये नहीं लिखना कि मैं बेशक एक्सपर्ट का काम यूज किया, लेकिन एक्सपर्ट की वो जो हम ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी काम नहीं होगी। जो लास्ट क्वेश्चन में था ना, लास्ट का एक मिनट हारे मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है, पहले ये बताएं। ये ना बाद में के सर मैं पहले क्वेश्चन में फंसा हुआ था, दूसरे का पता ही नहीं चला। अब आप चाह रहे हैं हम वापस जाए? नहीं, मुझे याद नहीं है पिछला क्वेश्चन कौन सा था। अगर आप कहते हैं तो वापस चले, कोई मसला नहीं, ये बटन दबाएंगे, ये वापस चले गए, वापस आए। इसमें क्या कह रहे हैं? क्या इसमें वो पॉइंट लिखना चाहिए कि अगर ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करता है तो उसकी अपनी रिस्पांसिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती? क्या वो पॉइंट लिखना चाहिए इसमें? जरूरी नहीं है इसमें,
लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी उसने उसके काम को कैसे वैल्यूएट करना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी, ये इसको दोबारा, set out the main procedure an audit firm should apply before relying on work of such an expert। एक्सपर्ट के वर्क पे एतबार करने से पहले, एक्सपर्ट के वर्क को यूज करने से पहले ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना चाहिए। तो वो वाले प्रोसीजर लिखेंगे। एक मिनट मुझे जी, एक मिनट ठहरिए, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं पेज 258 में 4 वाला जो नंबर है, फोर्थ, इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस और एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, यही है। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे जी? कौन सा सर? ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये पूरा जो 1 वाला पॉइंट, ये कह रहे हैं 1 वाला आएगा कि नहीं? देखिए, जो 1 वाली हेडिंग है ना, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, उसने हमें वर्क का पूछा हुआ है कि वर्क पे रिलाई करने से पहले क्या करेंगे, तो फिर वर्क की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करेंगे ना। ठीक है, इसमें चूंकि वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा है, एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने को नहीं कह रहा, वर्क के लिए कह रहा है कि उसको यूज करना है, तो इसलिए हम वर्क वाले पॉइंट लिखेंगे, एक्सपर्ट वाले पॉइंट नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, और वो इसमें बताइए, वो एक और कोई नहीं बोलेगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस वाले पॉइंट लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? तो इंटरनल ऑडिट वाले। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। Mineral Limited ML has incorporated a liability for gratuity payable on its employees on the basis of actuarial valuation carried out by Professional Limited PL। यानी कोई कैलकुलेशन करवाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि कैलकुलेशन किसने की है? प्रोफेशनल लिमिटेड PL ने। कोई एक्सपर्ट होंगे एक्चुअरियल वैल्यूएशन। एज द ऑडिट पार्टनर ऑफ ML यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय PL। आप PL की वैल्यूएशन रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है, एंड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स लिमिटेड टू कैरी आउट द वैल्यूएशन एक्सरसाइज अगेन। क्या हम, पहला मेरा क्वेश्चन, क्या हम मैनेजमेंट के पॉइंट किए हुए एक्सपर्ट का वर्क यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, उस पार्टनर ने कहा कि मैं PL के वर्क जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसको यूज नहीं करूंगा, क्या रीजन हुई होगी पार्टनर के इस डिसीजन पे पहुंचने की? हो सकता है वो एक्सपर्ट PL जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो सकता है वो सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट ना हो सकता है उसका वर्क एडिक्वेट ना हो। ठीक है, इन रीजंस की वजह से जब वैल्यूएट किया तो पार्टनर इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे इसका वर्क यूज नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इजाजत देते हैं कि ऑडिटर अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल। ये कहां पढ़ा था हमने? इफ एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, इफ वर्क इज नॉट एडिक्वेट, उसमें उसने 2-3 ऑप्शन दिए थे। क्या क्या ऑप्शन थी? एडिशनल एक्सपर्ट को एंगेज करने वाली ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से आप मुतमिन नहीं है तो खुद का इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंगेज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। स्टेट द मैटर्स दैट यू वुड कंसीडर रिगार्डिंग द कंपिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EL। EL की कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे? और कोई नहीं बोलेगा? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्लाइंट, रेपुटेशन, एसोसिएशन। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में क्या सिर्फ यही पॉइंट लिखना चाहिए या क्या हमें सोर्सेज भी लिख देने चाहिए? मार्क्स कम में 3 है, सोर्सेज लिखने की जरूरत नहीं। यही आप अगर 4-5 पॉइंट लिख दे कंपिटेंस कैपेबिलिटी के तो सफिशिएंट है। सोर्सेज लिखने की अगर मार्क्स ज्यादा होते तो मैं सोर्सेज, ये याद रखिए हमेशा जब कभी एग्जाम में बैठ के आप कंफ्यूजन का शिकार होना कि हमें ये मजीद चीज लिखनी चाहिए कि नहीं, तो उसमें बेहतर क्या होता है? लिख दें। ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देना बेहतर होता है। ये ना हो अपनी तरफ से आप क्वेश्चन कंप्लीट करके आए, सोल्यूशन देके पता चले कि उसमें मजीद भी कुछ लिखना था। इसलिए मैंने आपको इंटरनल ऑडिटर वाले टॉपिक पे भी बार बार जोर दिया कि इसको साथ में जरूर मिलाना है। इस तरह आपको याद होगा कि एक मटीरियलिटी की डेफिनेशन थी जिसमें आप पूछते थे कि सर इसको हमने याद करना है कि नहीं, तो दूसरा पैराग्राफ था, उसमें भी मैं आपके ऊपर जोर देता हूं कि आपने इसको भी डेफिनेशन का हिस्सा बनाना है। मटीरियलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है,
आइटम आर कंसीडर्ड। उसी तरीके से यहां पे भी जो एक्सपर्ट को वैल्यूएशन करनी है, उसमें जो मैटर्स इवैल्यूएट करने हैं वो तो हम लिखेंगे, वो तो पूछ रहा है। ठीक है, किस तरीके से इनको वैल्यूएट करना है, वो पब्लिश पेपर, मार्केट रेपुटेशन, डिस्कशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, अदर ऑडिटर्स, ठीक है, डिस्कशन, वो सारे पॉइंट भी अगर मार्क्स ज्यादा होते तो वो भी हम उसमें लिखते। अभी मार्क्स कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट कीजिए 5 नंबर के साथ आ जाए नहीं लिखते। सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ ईएल's वर्क, एएल के वर्क की एडिक्वेसी के बताइए क्या पॉइंट है। वही 3 चीजें, सोर्स डाटा, assumption एंड मेथोडोलॉजी और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। शाबाश। बी, ब्रीफली डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क परफॉर्म्ड बाय ईएल। 3 ऑप्शन, एडिशनल प्रोसीजर एग्री कर सकते हैं, दूसरा खुद से प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, तीसरा अनदर एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं। पहुंच गए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सही जगह सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हैं। समझ आ रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ के क्या पूछ रहा है। चलिए, इसका मतलब है आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप कम से कम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12, you are the audit manager in a firm of chartered accountants. Your firm is often required to engage an auditor expert for reporting on matters relating to the audit. अक्सर आप एक्सपर्ट को एंगेज करते रहते हैं। A list 4 key terms of engagement which should be agreed with the expert. अगर हम, जी आप बताइए, अगर हम एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं कौन कौन से की टर्म्स हमें एग्री करनी चाहिए। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, शाबाश। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सपर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट भी, शाबाश, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट भी है, करेक्ट। बी, स्पेसिफाई द फैक्टर व्हिच शुड बी कंसीडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि फैक्टर्स 3 है लेकिन मार्क्स उसने 4 दिए हुए, ठीक है, मार्क्स उसने 4 दिए हुए, तो हो सकता है किसी पॉइंट के उसने 2 मार्क्स एलोकेट किए हो, लिखे, हाँ आप सारे लिखना। 13, you are the engagement manager on the audit of Chill Limited. During the course of audit, you have been provided an actuarial valuation report on the company's employees retirement benefit scheme. ये वही पेंशन वाली बात आ गई। आपके सामने एक रिपोर्ट आई जिसकी बेस में पेंशन कैलकुलेट की गई है। You have noted that the report has been prepared by Messrs. Slim and Company, which is not well known to you. रिपोर्ट Slim and Company ने evaluate की है जिसके साथ आपका पहले वास्ता नहीं पड़ा। इसका मतलब, अच्छा अगर पहले वास्ता पड़ा होता तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो हमें पता होता हमारी फर्म के रिकॉर्ड में उसकी कंपिटेंस के बारे में, उसकी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह के बारे में डाटा मौजूद होता हमारे पास प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स में। लेकिन अभी चूंकि हमारा इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब हमने इसको इवैल्यूएट करना है। Briefly discuss the matters you would consider before using the report prepared by Slim and Company. Slim and Company की रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या मैटर कंसीडर करेंगे। एक मिनट है, नहीं, यहां पे सोचने की बात है। ये तो कंफर्म है, एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी कंफर्म है कि एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना है, इस पे तो हम सारे एग्री करते हैं ना। मेरा क्वेश्चन, क्या एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने वाले पॉइंट यहां पे लिखने चाहिए। अब देखें, बज़ाहिर चूंकि फोकस कर रहा है वो रिपोर्ट के ऊपर, वो कह रहा है रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो रिपोर्ट के प्रोसीजर तो कंफर्म है, एक्सपर्ट के स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा। अगर आप कहें ना सर क्वेश्चन में कोई ऐसी उसने रिक्वायरमेंट में ऐसा लफ्ज लिखा हुआ है जिससे पता चले कि एक्सपर्ट की वैल्यूएशन लाजमी लिखनी है, तो ऐसा लफ्ज कोई नहीं है। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड, चूंकि उसने क्वेश्चन में ऊपर जिक्र करते हुए कहा है स्लिम एंड कंपनी इज नॉट वेल नोन, तो इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि वो स्लिम एंड कंपनी को भी इवैल्यूएट करना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट में उसने रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है, रिक्वायरमेंट में उसने ये नहीं कहा कि एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करो। लेकिन हम थोड़ा सा सोचें तो रिपोर्ट को यूज करने से पहले रिपोर्ट को तो इवैल्यूएट करते हैं, एक्सपर्ट को भी करते हैं, तो रिपोर्ट की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करना 100% हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करने के लिए फैक्टर जो कंसीडर करते हैं, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो लिखने चाहिए कि नहीं, ये ग्रे एरिया में है, ग्रे एरिया में। और जब कभी ग्रे मार्क्स 5 मार्क्स हैं, वैसे तो वो रिपोर्ट के लिए भी काफी है, रिपोर्ट में 3 पॉइंट नहीं, सॉरी, हाँ असल में मेरे ज़हन में ना वो इंटरनल आइटर मिक्स हो जाता है, तो हाँ बिल्कुल। अब ये एक्सपर्ट वाले सिर्फ 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब है 5 नंबर के लिए 3 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, हमें एक्सपर्ट को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, उसके प्रोसीजर भी क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्क्स से हमें इंडिकेशन मिल रही है। और मैंने आपको रूल बताया, जहां कहीं आपको लगे कि इसमें मजीद
इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए कि नहीं, तो टू बी ऑन सेफ साइड क्या करना है, कर देना चाहिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 40 और 50 के दरमियान में फेल होते हैं, वो उनमें से अक्सर तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की होती हैं जिन्हें कंसेप्ट आ रहे होते हैं लेकिन उसको सफिशिएंटली क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करते। आगे चल, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन 13। तो इसमें हमने क्या एग्री किया, एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट कर रहे हैं तो वर्क को भी वैल्यूएट कर रहे हैं। आगे चलें, कोई क्वेश्चन। 14 when expertise in a field other than counting or auditing is necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor has to determine whether to use work of an auditor expert. auditor ने डिसाइड करना है कि एक्सपर्ट के वर्क को यूज करे या ना करे, ठीक है, जब कभी एक्सपर्ट की जरूरत है। अब अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, अजीब क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिट में किसी अदर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े लेकिन एक्सपर्ट को एंगेज ना किया जाए? किस विषय में हो सकता है? ऑडिटर के पास खुद नॉलेज है उस, या वो एरिया इमटेरियल है, ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, किसी और तरीकों से भी एविडेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर एरिया सिग्निफिकेंट है, कम्प्लेक्स, तो फिर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और एग्जाम में जो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है वो सिग्निफिकेंट एरिया की होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड ने एक जगह पे एक कंसेप्ट, एग्जाम में कभी उसने कंसेप्ट टेस्ट नहीं किया, आज तक नहीं किया, उम्मीद आइंदा भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा काम था। ये मैंने लेक्चर के दौरान शायद डिस्कस किया भी है इसका, ठीक है। हाँ जी, तो याद रखिए कि कभी कभार ऐसे होता है, कभी कभार एक्सेप्शनल केस में, लेकिन नॉर्मली एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। Required list on the sources from where the auditor may get the information regarding experts competence, capability and objectivity. पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैंने कौन से फैक्टर्स लिखने हैं। क्या मैंने ये लिखना है कि मुझे कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करने के लिए किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, ये नहीं। फिर क्या लिखना है, सोर्सेज जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी की, कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी बताइए, बताइए। पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, पास में उससे हो सकता है सर्विसेज ऑब्टेन की गई हो, डिस्कशन विद अदर ऑडिटर्स, हमने इस एक्सपर्ट को एंगेज नहीं किया, लेकिन हमारा दोस्त जो है उसकी ऑडिट फर्म है, उसने इस एक्सपर्ट को एंगेज किया हुआ, उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। पब्लिश बुक, पेपर, उससे अंदाजा हो जाएगा इसके नॉलेज का। वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस पीरियड में इस एक्सपर्ट को एंगेज किया गया, उस बारे में इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद होगी। शाबाश। मार्केट से बिल्कुल वैल्यूएशन ले सकते हैं, उसकी एसोसिएशन देख सकते हैं, किसी बॉडी के साथ है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन होती है आईकैप के साथ, तो इस इंफॉर्मेशन से, इन सोर्सेज से हमें पता चल जाएगा कि एक्सपर्ट कंपिटेंट, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। जी, में भी तो लिखा हुआ है नॉट वेल नोन टू यू, इसका मतलब है कि हम वर्क हमसे अनफॉर्चूनेटली आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15. IS 620 using the work of an expert explains how an auditor may use an expert to obtain evidence. एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? Required explain 3 factors that the external auditor should consider when assessing the competence and objectivity of expert. 3 फैक्टर्स, सोर्सेज जो भी की है, ये नहीं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। अच्छा, जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इसको 3 फैक्टर्स ना लिख दीजिएगा, ये एक ही हाँ जी कंसीडर किया जाएगा, और इसके अलावा रेपुटेशन, ठीक है, ठीक, क्लियर। 15 हाउ वुड एन ऑडिटर असेस द कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट, ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैन ऑडिटर मेंशन रेफर टू द यूज ऑफ एक्सपर्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट? नॉर्मली एक्सपर्ट के वर्क को रेफर नहीं किया जाता रिपोर्ट में अनलेस 2 सिचुएशंस हो, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या नेसेसरी टू एक्सप्लेन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। एक की ऑडिट मैटर, तीसरी सिचुएशन भी है जो अभी तक मैंने आपसे होल्ड की हुई है कि ये की ऑडिट मैटर में लिखा हुआ है, लेकिन अभी वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इफ यस इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन सच रेफरेंस बी, सर्कमस्टेंस हमने उसे बता दे, हाँ जी, लेकिन इसके एंड पे ये लाइन लिख दे होते हैं जो आपने कही है। कौन सी वाली लाइन? कि यूज ऑफ एक्सपर्ट डज नॉट रिड्यूस हिज ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। असल में जब कभी हमारे प्रोफेशन में हम लोग किसी अदर का वर्क यूज करते हैं ना, तो कंसेप्ट शिफ्टिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं अप्लाई होता, शेयरिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ हम तो रिस्पांसिबल हैं, हम रहेंगे ही, किसी दूसरे का वर्क यूज करते हैं तो ये नहीं होगा कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है और उसकी रिस्पांसिबिलिटी अब है, नहीं, बल्कि शेयरिंग, यानी हम भी रिस्पांसिबल है अब और वो भी रिस्पांसिबल है जिसके वर्क को हमने यूज किया है। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सिर्फ हम रिस्पांसिबल है। अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कल को पता चलता है एक्सपर्ट ने गलत रिपोर्ट दी थी,
और जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑडिटर। लेकिन ऑडिटर बाद में एक्सपर्ट से रिकवरी करवाएगा, अपने उसके खिलाफ केस करेगा उस एग्रीमेंट की बेस पे जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री हुई थी। फिर ऑडिटर कहेगा एक्सपर्ट को कि इसमें तय पाया था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की, इसीलिए अब आप मुझे जो नुकसान हुआ है वो हर्जाना अदा करें। क्लियर हो गए चीज? हाँ, परमिशन दी, अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना हो तो उससे परमिशन दी, और ये परमिशन हम एहतियातन स्टार्ट में ही ले लेते हैं जब एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में परमिशन कोई नहीं देता। पहले एग्रीमेंट करते हुए परमिशन हम एग्रीमेंट का हिस्सा बना लेते हैं कि अगर आपके वर्क की वजह से रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन हुई तो हम आपके नाम को यूज करेंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है, उसी वक्त तय कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे थे एक्सपर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। जी, ऑडिटर्स एक्सपर्ट से क्या मुराद है? देखिए, एक्सपर्ट जो हैं वो दो तरह के होते हैं। इनका क्वेश्चन सुन लें। इनका क्वेश्चन यह है, सर ऑडिटर्स एक्सपर्ट बार बार टर्म यूज हो रही है, इसका मतलब क्या है? सुन लें। दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं प्रैक्टिकली जब एक्सपर्ट वाला एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। पहली पॉसिबिलिटी है, बहन जी इधर देख लें, मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा उस्ताद को छोड़ के कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी ना, उधर ध्यान चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना, जो करेगा मैं इंशाल्लाह सारा एक एक लफ्ज समझाऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी जरा अटेंटिव होकर मेरी बात सुन लें। क्या बात है कि एक्सपर्ट में दो तरह की पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए, एक्सपर्ट पहले किसका काम है एक्सपर्ट को यूज करना? मैनेजमेंट का। पहली जरूरत मैनेजमेंट को है, क्योंकि मैनेजमेंट, हम अगर एक्सपर्ट को एंगेज नहीं करते ऑडिटर, तो हम ऑडिट नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैनेजमेंट अगर एंगेज नहीं करती, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकेगी। तो पहले तो मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को एंगेज करना था, उसे कहते हैं मैनेजमेंट से एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, यानी वो एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया। हम एज ऑडिटर जाते हैं तो स्ट्रेट अवे उस एक्सपर्ट को ये नहीं कह देते आप फारिग हैं, हम तो अपना एक्सपर्ट लेके आएंगे। हम देखते हैं कि देखिए, हमने भी मार्केट से एक्सपर्ट उठाना है, हमने भी देखना है वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस कैपेबल ऑब्जेक्टिविटी हो, हमने भी देखना है उसका वर्क एडिक्वेट हो। तो अगर मैनेजमेंट ने भी मार्केट से एक्सपर्ट उठाया है और वो भी कॉम्पिटेंट कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, और उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट कर सकते हैं, तो क्यों ना उसी एक्सपर्ट को चेक कर लें। वो भी तो वही से है जहां से हमने जाके एक्सपर्ट को एंगेज करना है। हाँ, अगर वो एक्सपर्ट एम्प्लॉय होना मैनेजमेंट का, फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं है। फिर वो इंडिपेंडेंट कभी, बल्कि एक केस में तो उसने कहा था कि जो एक्सपर्ट है वो, आपको पता चला कि कई साल क्लाइंट का एम्प्लॉय रह चुका है पास में, तो हमने एहतियातन कह दिया कि हम इसके वर्क को यूज नहीं करें। हालांकि अभी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन पास में एम्प्लॉय, केस स्टडी में था ये, पास में एम्प्लॉय रह चुका है, हमने कहा एहतियातन हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं है क्लाइंट का, मार्केट से है, तो क्या हम उसके वर्क को यूज कर सकते हैं? ये स्टैंडर्ड कहता है यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस सूरत में रिक्वायरमेंट वही होगी, हमने उसको वैल्यूएट करना है, उसके वर्क को वैल्यूएट करना है। यह है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इस केस में ऑडिटर एक्सपर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट से ही सारी चीजें पूरी होगी, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन अगर पता चले कि वो एक्सपर्ट जो है मैनेजमेंट का, उसमें कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, या उसका वर्क एडिक्वेट नहीं है, फिर ऑडिटर क्या करता है? अपना एक्सपर्ट। लेकिन याद रखिए, अगर अपना भी एक्सपर्ट पॉइंट करेगा ना, उसमें भी उसने वही काम करना है, यानी वैल्यूएट करना है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी को, वैल्यूएट करना है एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट। ये नहीं कि अपना एक्सपर्ट अपॉइंट किया तो जो उसने रिपोर्ट दी आंखें बंद करके उसको चेक कर लिया, इंक्लूड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंखें बंद करके फिगर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना। क्लियर हो गया? तो अब ये जो एक्सपर्ट इंगेज होगा, इसे क्या कहेंगे? एक्सपर्ट। क्लियर हो गया जी? मेरे हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट ऑडिटर की एम्प्लॉयमेंट में है तो ये अच्छी बात है। ये अगर मैनेजमेंट की एम्प्लॉयमेंट में है तो ये बुरी बात है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं। अगर वो ऑडिट फर्म की एम्प्लॉयमेंट में है तो अच्छी बात है। क्यों भला? ऑडिट फर्म को पहले से अंदाजा होगा उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी का, उनका काम कम हो जाएगा, उनका काम। और प्रैक्टिकली कुछ फर्म्स ने इस तरह की अरेंजमेंट की होती है, ठीक है, कि उनकी फर्म में, जैसे हमारी फर्म में दो लोग होते थे, एक टैक्स का एक्सपर्ट और एक आईटी का एक्सपर्ट। इसकी जरूरत जब पड़ती थी ना, हमारी फर्म में टैक्स का डिपार्टमेंट भी लगा होता था और आईटी का भी लगा होता था, तो हम एक्सपर्ट को मार्केट से नहीं उठाते थे, फिर वो हमारी फर्म का ही जो एम्प्लॉय होता था दूसरा, उसको एंगेज कर लिया करते थे, क्योंकि एक तो उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी वगैरह, और दूसरा उसको एडिशनल पैसे नहीं देने होते थे। ठीक है, फर्म ने इसी पर्पज के लिए तो उनको रखा होता था। तो इसीलिए याद रखिए, एक्सपर्ट ऑडिट फर्म का तो एम्प्लॉय हो सकता है, बल्कि हो तो ज्यादा अच्छा है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइंट का एम्प्लॉय होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, और अगर आपकी ही फर्म का एक बंदा एक्सपर्ट था, फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे चला जाए और उसने वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर की हो, रिलाई करेंगे?
क्यों नहीं करेंगे? शाबाश, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हुई है बात मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी, एक्सपर्ट के वर्क को वैल्यूएट करते हैं, उसके भी कुछ प्रोसीजर होंगे? नहीं। क्यों भला? क्यों? क्योंकि हम उसकी फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट है ही नहीं, हमने सिर्फ काम करना है जरूर, यानी यूं कह लें वो प्रोसीजर होंगे जरूर, लेकिन वो प्रोसीजर सिर्फ 3 चीजों पे फोकस कर रहे होंगे, सोर्स डाटा पे, अजम्पशंस पे और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन पे। ठीक है, वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसकी वेरिफिकेशन, उसकी चेकिंग के ऊपर नहीं होगी कोई प्रोसीजर, जो हमने इंटरनल ऑडिट में किया थे। इंटरनल आपने नोट किया है, इंटरनल ऑडिटर की एडिक्वेसी में, वर्क की एडिक्वेसी में मैटर थे, मैटर के साथ प्रोसीजर भी थे। एक्सपर्ट की एडिक्वेसी में सिर्फ मैटर्स हैं, प्रोसीजर नहीं है। क्यों भला? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की फील्ड तो हमारी ही फील्ड थी, हम उसके काम को चेक कर सकते हैं, वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वही प्रोसीजर परफॉर्म करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की फील्ड हमारी फील्ड नहीं है। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन जरूर की है, लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस लेवल तक की है जिससे हम सोर्स डाटा को, अजम्पशंस को और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन को वैल्यूएट कर सके। उसके प्रोसीजर्स की डिटेल वेरिफिकेशन करने के काबिल हम नहीं है, ना ही हो सकते। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर 18 से चैप्टर 4 पे। और ये चैप्टर 4 के बारे में बता दो, तो है टाइम ज्यादा हो गया है, मे बी कंप्लीट ना हो सके, हो भी सकता है कंप्लीट, लेकिन आगे तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल भी तो आना है। नहीं कल अच्छा, मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, ये नहीं सोच रहा। मैं ये सोच रहा हूं कि आपके किस प्रीवियस कंसेप्ट के साथ इसको लिंक करवा लूं। हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, ये पूरे चैप्टर का थीम बता रहा हूं, सिर्फ आज के लेक्चर का थीम नहीं बता रहा, अब जो रिमेनिंग पूरा चैप्टर है वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी। उसमें अभी तक आपसे कोई पूछे कि सर ने इतने दिन हो गए, 50 के करीब लेक्चर होने वाले हैं, आपको ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया, तो आप क्या कहेंगे? सर ने सिर्फ 2 चीजें बताई हैं। एक, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जरा बताए, मैं भूल गया, मुझे याद। एक मिनट, एक स्टूडेंट सिर्फ, सारे ने शोर मचाया जी। हाइब्रिड क्लास में कोई स्टूडेंट बता दे, ये हाइब्रिड क्लास में जो तीसरे रो में स्टूडेंट बैठा हुआ है, इससे पूछे, इनमें से कोई बताए ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेरे भाई जल्दी बता दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट में बताया हुआ है ना कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सुनिएगा, सारे चुप करके सुनिएगा। जी मेरे भाई, टाइटल, एड्रेस, शाबाश। ओपिनियन, आइटर्स ओपिनियन, शाबाश। बेसिस ऑफ ओपिनियन, शाबाश। और की ऑडिट मैटर, शाबाश। अच्छा, इसमें कोई मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन है? इसमें कोई ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन है? अच्छा, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं? अच्छा, की ऑडिट मैटर भी है? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है? एलिमेंट्स में नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, आगे सब एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है, टॉप पे। अच्छा ठीक है, मॉडिफाइड रिपोर्ट हो तो, यानी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का दुनिया में कोई होता है? बिल्कुल। क्या अदर मैटर पैराग्राफ दुनिया में कोई होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, ठीक है, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा, सिंपल एलिमेंट्स पढ़ लिए और टाइप्स ऑफ ओपिनियन ये पढ़ लिया हमने। टाइप्स ऑफ, 2 ही चीजें सीखी हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और ओपिनियन में कितनी टाइप्स हो सकती हैं। जिसमें हमने पढ़ा अनमोडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, हमने पढ़ा क्वालिफाइड, एडवर्स, हमने पढ़ा डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन कब एक्सप्रेस किया जाता है? जब मिस स्टेटमेंट हो, उसका इफेक्ट मटेरियल हो। एडवर्स, मिस स्टेटमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो। और डिस्क्लेमर, स्कोप लिमिटेशन, उसका इफेक्ट परवेसिव। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बस यहीं तक कंसेप्ट फ्रेश करने थे। अब सुनिए, आपको मैंने होम असाइनमेंट दी थी, उसमें ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन था और आपने कहा सर ऑडिट रिपोर्ट तो हमने अभी सही तरीके से पढ़ी, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, उस बेसिक कंसेप्ट के बेस में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आप हालांकि हो सकता था उसमें एक आधा शायद कोई गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट था, वो नहीं हो सकता था, बाकी सारा क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन बहरहाल आज के लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन अब डिटेल में समझा रहा हूं, डिटेल में, और इसको आपने अच्छे तरीके से सुनना, समझना है। इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है ना, क्योंकि इसमें कोशिश करूंगा इची बिची एक्सप्लेन कर दूं, छोटी छोटी चीजें भी एक्सप्लेन कर दूं,
इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे अहम चीज कहता है जब कभी आप ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगेंगे, ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले आपने वैल्यूएट करना है दो चीजों को। पहली चीज कि कहीं इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, और दूसरी चीज अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल, मटेरियल, यहां पर बेसिक। इसका मतलब यह हुआ कि ओपिनियन क्या होगा हमारी रिपोर्ट में, पूरे ऑडिट में सबसे अहम चीज क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सबसे अहम, और ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है, ओपिनियन। और ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट का सबसे अहम सेक्शन, ये डिसाइड करने से पहले ऑडिटर ने दो चीजें ज़हन में रखनी है, क्या कि कहीं मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल, मटेरियल के परवेसिव, यही देखना है। अब हम इन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन या इमटेरियल, मटेरियल, परवेसिव, डिटेल में। तो मॉडिफाइड ओपिनियन जब भी इशू किया जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब है या तो मिस स्टेटमेंट का केस होगा या स्कोप लिमिटेशन का केस होगा। एग्री करते हैं? जब कभी ओपिनियन मॉडिफाइड होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब गड़बड़ वाला ओपिनियन जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ की निशानदेही की गई है, तो या तो मिस स्टेटमेंट का केस होगा या स्कोप लिमिटेशन का। ऊपर हमने पढ़ लिया। मिस स्टेटमेंट क्या होता है ये सुनना है। मिस स्टेटमेंट का मतलब है आईएफआरएस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस होना। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आईएफआरएस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी आईएफआरएस कुछ और चीज रिक्वायर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और चीज है, ये है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट की बेहतरीन डेफिनेशन दिया उसने। आईएफआरएस कुछ और रिक्वायर कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है। आईएफआरएस कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन 10 लाख होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 लाख है, तो ये जो डिफरेंस है 4 लाख, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट। शाबाश। स्कोप लिमिटेशन क्या है, स्कोप लिमिटेशन है ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन। यहां में एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, उसने स्कोप लिमिटेशन में ये नहीं कहा ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर, इसलिए कि एविडेंस ऑब्टेन करने में और प्रोसीजर परफॉर्म करने में फर्क है। प्रोसीजर, हालांकि एविडेंस ऑब्टेन प्रोसीजर से ही होता है, लेकिन सम टाइम प्रोसीजर नंबर 1 परफॉर्म किया, एविडेंस नहीं मिला, और प्रोसीजर नंबर 2 परफॉर्म किया, एविडेंस मिल गया। बताइए स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? नहीं है। हालांकि एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन स्टिल स्कोप लिमिटेशन, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, यह है स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, बेसिक हमें पता चल गया मिस स्टेटमेंट क्या, स्कोप लिमिटेशन के। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स गौर से सुन लीजिएगा, केस स्टडी में भी काम आएगी। ये लिखी हुई है एग्जाम्पल, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं रट्टे वाले, वो आप सिर्फ रट्टा लगाएगा, उनके ऊपर डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, ना आपने पूछना है कभी, ठीक है। कुछ है ऐसी एग्जाम्पल जिनमें केस स्टडी, और कुछ मैंने चेंज भी किया है। एग्जाम्पल्स क्या है, कहता है मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल सुन लें। मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल, मिस स्टेटमेंट की ये जो ब्लैक और ब्लू से लिखा हुआ है ना, ये आपकी बुक में मौजूद है। ये जो रेड से लिखा हुआ है ना, ये कंसेप्ट मैंने खुद से ऐड किया है। कहता है मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल सुन लो। मिस स्टेटमेंट अमाउंट में भी हो सकती है, मिस स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन में भी हो सकती है, मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में भी हो सकती है। अमाउंट की मिस, ये जो स्टैंडर्ड अल्फाज यूज किए ना, वो है मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसी, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, के डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ये उसने 2 एग्जांपल दिए, हमने तीसरी एग्जांपल अपनी तरफ से ऐड कर ली, क्या, मिस स्टेटमेंट रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन। अमाउंट्स वाली मिस स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड मुश्किल सा नाम देता है, क्या, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर वाली मिस स्टेटमेंट को मुश्किल सा नाम देता है, क्या, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर। लेकिन मैं इजी वर्ड यूज करके आगे चलूंगा कि मिस स्टेटमेंट 3 तरह की हो सकती है, गौर से सुनिएगा। पहला अमाउंट्स वाली, दूसरा क्लासिफिकेशन वाली, तीसरा डिस्क्लोजर वाली। अमाउंट्स वाली मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डू नॉट कंप्लाई विद फ्रेमवर्क आईएफआरएस। जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की हुई है लाइफो के ऊपर, मिस स्टेटमेंट इन अमाउंट्स। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए जो एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज थे, यूज नहीं किए लेकिन अवेलेबल फॉर यूज थे, उन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स। क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कंप्लाई नहीं करती। दूसरा, कंप्लाई करती तो है लेकिन करेक्ट नहीं है, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बेसिस फाइफो के ऊपर है, फाइफो के ऊपर, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए अमाउंट्स गलत यूज कर ले। डेप्रिसिएशन सब एसेट्स में यूज कर रहे हैं,
कैलकुलेशन करते हुए कोई गलत रेट अप्लाई कर दिया, नॉट करेक्ट। और तीसरा, काउंटिंग पॉलिसीज नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट का मतलब है पिछले साल काउंटिंग पॉलिसी कुछ और थी और इस दफा, गौर से सुनिएगा, इस दफा बगैर किसी वैलिड रीजन के काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ले। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना मिसस्टेटमेंट नहीं है, IAS 8 इजाजत देता है इसकी, लेकिन काउंटिंग पॉलिसीज विदाउट वैलिड रीजन चेंज करना मिसस्टेटमेंट है। IAS 8 कहता है काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, लेकिन जब फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रही हो तब, जब फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए जरूरी हो तब, वरना नहीं कर सकते। तो मिस स्टेटमेंट, ये एग्जांपल क्लियर हो गए। इसके बाद एग्जांपल रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट, जैसे कोई डिस्क्लोजर, गौर से सुनिएगा, डिस्क्लोजर इंक्लूड करना था नहीं किया, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना था, डिस्क्लोजर नहीं दिया। यहां डिस्क्लोजर दिया लेकिन एडिक्वेट नहीं था, डिस्क्लोजर दिया लेकिन, यानी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर तो दिया, उसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताया, अमाउंट्स नहीं बताई, या अमाउंट्स बताई, नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं बताया। हालांकि अकाउंटिंग ये कहती है आपने रिलेशनशिप भी बताना है डिस्क्लोजर में। यहां कुछ रिलेटेड पार्टी ऐसी थी जिनके साथ सारा साल ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, कुछ के साथ हुई, कुछ जिनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुई उनको डिस्क्लोजर में ऐड नहीं किया, बाकियों को कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, डिस्क्लोजर दिया है लेकिन गलत है। तो डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट की पहली एग्जांपल क्या है कि एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था, क्लाइंट ने दिया ही नहीं। दूसरी एग्जांपल क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था, इंक्लूड किया लेकिन गलत किया। तीसरी एग्जांपल सुनिए गौर से, डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करना था, कर दिया। देखिए तीनों में फर्क नजर आ रहा है। पहला डिस्क्लोजर इंक्लूड करना था, नहीं किया, इसके एग्जांपल क्या, रिलेटेड पार्टी। डिस्क्लोजर इंक्लूड किया लेकिन सही तरीके से नहीं किया, ये भी रिलेटेड पार्टी के एग्जांपल। तीसरा, डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करना था लेकिन कर। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि अपनी मर्जी या डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ने जितने कहा है वो इंक्लूड कर दो, एडिशनल जितने मर्जी दे दो, खैर है, एडिशनल जितने मर्जी दे दो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो डिस्क्लोजर देने से स्टैंडर्ड मना करे वो इंक्लूड नहीं करने। जैसे अगर आपने पढ़ा हो काउंटिंग IAS 37 है गालिबन, वो कहता है अगर आपकी कोई लायबिलिटी, कोई एक्सपेंस, उसमें आउटफ्लो प्रोबेबल है तो क्या करो, आउटफ्लो प्रोबेबल है तो क्या करो। अब यहां पे आपके ऑडिट की बस होने वाली है, तो बस होने वाली आउटफ्लो। अब आपका इम्तिहान नहीं है, आप जिस टीचर से काउंटिंग पढ़ रहे हैं ना उसका इम्तिहान ले रहा हूं मैं। मुझे बताइए अगर कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी, एक्सपेंस है, आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, शाबाश। अच्छा, आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है। आउटफ्लो पॉसिबल है, पॉसिबल एक है, प्रोबेबल, प्रोबेबल पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल का, प्रोबेबल का मतलब 50% से ज्यादा चांस अगर होने का, और पॉसिबल का मतलब 50% से कम, 50% से कम चांस हो तो क्या करना है, पक्के रहिएगा इस बात पे। लेकिन यही कंसेप्ट जब एसेट्स के ऊपर अप्लाई करें तो कोई ऐसे इनकम जिसमें आउटफ्लो प्रोबेबल है उसे डिस्क्लोज करना है, और इनफ्लो प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करना है, रिकॉर्ड नहीं करना। और अगर इनफ्लो पॉसिबल है कुछ भी नहीं करना। शाबाश, इसी पॉइंट पे आपको लेके आना चाह रहा था। केस स्टडी में आई कि आपने क्या पूछा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इनफ्लो पॉसिबल है और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया। स्टूडेंट ने कहा बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि प्रोबेबल होता तो रिकॉर्ड करते, अब पॉसिबल है तो डिस्क्लोज ही करना था। हालांकि ये नहीं देखा कि ये लायबिलिटी का केस नहीं है, ये एसेट का केस है, ये एक्सपेंस का केस नहीं है, इनकम वाला केस है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसिव लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लो, इनकम एसेट्स को नहीं। तो मुझे ये बताइए, अगर कोई कंटिजेंट एसेट हो जिसमें इनफ्लो पॉसिबल है तो मैनेजमेंट ने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर डिस्क्लोज कर दिया है तो गलत, मिस स्टेटमेंट है। ये वो बात है जो मजाल है आपको कभी इस पूरे सेशन में समझ आए। मेरी जिम्मेदारी के साथ, भाई मेरा भी तजर्बा है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी नहीं लिख रहे, सिर्फ 4-5 8-10 स्टूडेंट लिख रहे हैं, बाकी कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई अकाउंटिंग का अच्छा हो जाएगा।
नहीं समझ आएगी, नहीं समझ आएगी, लिखवा ले मेरे से। 80% 2 दिन के बाद एक दूसरे से पूछ लीजिएगा यही कंसेप्ट कि अगर आउटफ्लो प्रोबेबल हो तो क्या करना है और पॉसिबल हो तो क्या करना है, और इनफ्लो प्रोबेबल हो तो क्या करना है, पॉसिबल हो तो क्या करना है। 2 दिन के बाद सिर्फ पूछ ले। 80% से ज्यादा का गलत ना हुआ ना तो मुझे आके कहिए। अबे लिखवा देना, मैं बताया नहीं है अभी, लिखवा दें। स्टिल मेरा वही बात है कि 2 दिन बाद फिर भी आपको नहीं पता होना इसका, लिखवा देता हूं। आउटफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू प्रोविजन, आउटफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज। फिर से ऐसे ना गया करें मेरे साथ। आउटफ्लो पॉसिबल, आउटफ्लो प्रोबेबल से शुरू कर। आउटफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू प्रोविजन, आउटफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू प्रोविजन, आउटफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू प्रोविजन, आउटफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज, आउटफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज, आउटफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज, इनफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज, इनफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज, इनफ्लो प्रोबेबल इज इक्वल टू डिस्क्लोज, इनफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू नथिंग, इनफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू नथिंग, इनफ्लो पॉसिबल इज इक्वल टू नथिंग। इसी में घुमाएगा। और 2 दिन, अच्छा आप ना सैंपल बेस पे टेस्ट कीजिएगा एक दूसरे से 2 दिन के बाद, ये कंसेप्ट आता है कि नहीं। आपका दोस्त का ठहर जाओ, देख के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। भाई ये समझ आ गया रॉन्गली इंक्लूडेड कि सम टाइम डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं और वो गलत इंक्लूड किए जाते हैं, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्लासिफिकेशन अमाउंट बिल्कुल ठीक है, डिस्क्लोजर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन करंट एसेट के बजाय फिक्स एसेट में क्लासिफाई कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी के बजाय करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दिया। ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? ये है क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट। एक हमने, अभी आता हूं उसकी तरफ, एक हमने चीज पढ़ी थी, डेटर ए से पैसे लिए, डेटर बी में रिकॉर्ड कर दिए, वो तो हमने पढ़ा था मिस स्टेटमेंट नहीं है। अभी आप कह रहे हैं क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट है। क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट का मतलब है एरिया की अमाउंट जो है, एरिया की क्लासिफिकेशन, उस एरिया के अंदर नहीं, एरिया की क्लासिफिकेशन। सैलरीज एक्सपेंस है ना, उसमें सैलरीज मिस्टर ए को पे की हाई और वो सैलरी मिस्टर बी के कैलकुलेशन में ऐड कर दी, तो ओवरऑल सैलरीज एक्सपेंस सेम रहा। ये क्लासिफिकेशन मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी की सैलरी पे की, उसे रिपेयर एक्सपेंस में शो करवा दिया, ये क्लासिफिकेशन है। या फर्ज कीजिए सैलरी पे की ऑफिस एम्प्लॉइज को और उसको एफओएच में कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करवा दिया, ये क्लासिफिकेशन है। करंट एसेट्स को नॉन करंट में शो करवा दिया, क्लासिफिकेशन मिस स्टेटमेंट है। एक ही एरिया के अंदर सब अकाउंट्स ऊपर नीचे होते रहे ना, क्योंकि टोटल अमाउंट सेम रहती है, वो मिस स्टेटमेंट नहीं कहलाते। जब एक एरिया हाँ जी ट्रांसफर हो दूसरे एरिया में, फिर उस वक्त मिस स्टेटमेंट होती है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, उसने कहा सेल्स 100 मिलियन, ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल नहीं है लेकिन मिलती जुलती है इसलिए पूछ रहा हूं। सेल्स 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक, उसके बाद नेट प्रॉफिट ठीक, बैलेंस शीट भी सारी ठीक, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? है, क्योंकि याद रखें हर लाइन आइटम अलग से करेक्ट होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेबिट ओवरस्टेटेड है, क्रेडिट भी ओवरस्टेटेड है, तो इसमें सेट ऑफ का कंसेप्ट नहीं आएगा। 2 मिस स्टेटमेंट हैं, एक से अगर एक्सपेंस ओवरस्टेट हो रहा है, दूसरे से कोई दूसरा एक्सपेंस अंडरस्टेट हो रहा है, तो क्या मिस स्टेटमेंट है? कोई है, एक नहीं 2 मिस स्टेटमेंट है। रेशोज वगैरह में गलत और डिसीजन मेकिंग जो करनी होती है उसमें गलती हो जाती है। तो ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई। आखिरी चीज ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या कोर्स ऑफ एक्शन? ये एग्जाम के केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में लफ्ज बार बार आता है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि ऑडिटर जो कुछ कर सकता है कर ले। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? जो कुछ कर सकता है कर ले, इसमें सारा कुछ शामिल हो जाएगा।
इसमें रिपोर्ट भी शामिल हो जाएगी, रिपोर्ट के अलावा भी ऑडिटर अगर कुछ कर सकता है शामिल हो जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन में जैसे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना वो भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मुझे बताइए ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन, अगर मिस स्टेटमेंट है, मैं अब तरतीब से आपको कंसेप्ट खोल के बता दूं इसको, इसके क्या है, ये तो सिर्फ एक दो पॉइंट लिखे हैं। जब कभी मिस स्टेटमेंट सामने आती है, स्टेप नंबर 1 ऑडिटर मैनेजमेंट से जाके कहता है प्लीज करेक्ट कर दें। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर दे तो ओके, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, ऑडिटर भागा भागा 2 चाबी करने के बाद प्लीज करेक्ट कर दें। अगर वो करेक्ट करवा दें तो ठीक, अगर वो भी करेक्ट ना करवाएं फिर ऑडिटर देखेगा इफेक्ट इमटेरियल है कि मटेरियल है या कि परवेसिव है। अगर इमटेरियल है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन वो उनसे रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि मुझे लिख के दे दे कि मैंने आपको ये मिस स्टेटमेंट की लिस्ट दे दी थी, आपने खुद ही कहा है कि इमटेरियल है, इसीलिए हम इसका मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए लेते हैं कल कला को क्लाइंट हमारे खिलाफ केस ना कर दे जब ये मिस स्टेटमेंट लोगों के सामने है। ये अपने आप को केस से बचाने के लिए मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमने आपको लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट दे दी और आप ये कह रहे हैं कि ये इमटेरियल है, ठीक है। और अगर इस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसने शॉर्ट करके लिखा है, सॉरी तो मेरी गलती। फिर से अगर मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा तरतीब से, स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट को कहा ठीक कर दो, नहीं किया तो 2 चाबी गवर्नेंस से कहा ठीक कर दो, नहीं किया तो फिर इफेक्ट देखा, इफेक्ट या इमटेरियल होगा या मटेरियल होगा या परवेसिव होगा। इमटेरियल है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है कि हमने आपको मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट कर दी है और आपने खुद ही कहा कि ये ना करवाएं तो चलेगा। और अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दोबारा अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ गई, स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, अगर ठीक नहीं करती तो 2 चाबी गवर्नेंस से कम्युनिकेट करना है, वो भी ठीक नहीं करते तो इफेक्ट देखेंगे क्या है, इमटेरियल के परवेसिव। अगर इमटेरियल है अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। एक चीज बता दो जो सीफैप की केस स्टडी में टच कर रहा है, एक लाइन में निपट जाएगी, एक लाइन। कहता है ये काम करने के बाद अगर आपको पता चले मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड का पॉइंट भी लिख दे, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंटेग्रिटी वाला। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो आज यहाँ पे लेक्चर को रोक देते हैं, कल इंशाल्लाह इसे आगे चलेंगे, और कल से आपका मेंटीमीटर क्विज भी रिज्यूम होने जा रहा है। हाँ, इसलिए मैं कैश लेके आऊंगा, आपने अपने मोबाइल में नेट को एक्टिवेट करवा के लेके आना है, और कल का लेक्चर फिर अटेंटिव होकर सुनिएगा क्योंकि लेक्चर एंड पे होगा क्विज, और जिसकी बेस पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें आज वाला भी शामिल होगा। ये पूरा ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।